हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं टारगेट सेमेस्टर से। कल हमारे यूनिवर्सिटी में एक पेपर हुआ था जिस पेपर का नाम था हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया। क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ मिडावल इंडिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है। सभी लोग पहले जान लें ये किसका पेपर है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी DDU का ये पेपर है। टाइम पीरियड क्या है इसकी? 1206 से लेके 1757 AD टाइम लाइन है। ठीक है। अब आज हम इसका क्या डिस्कस करने वाले? आंसर की डिस्कस करने वाले। आंसर की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। पेपर कब हुआ? 5 मई को पेपर हुआ। 5 मई 2025 को। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। एक चीज और, अगर आपके एग्जामिनेशन में 1206 से 1757 आता है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी हुआ नहीं हिस्ट्री का पेपर, इसके पेपर में 1206 से 1707 आता है, तो ये जो पेपर आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? सर्ब क्या है? सर्ब कर लगाया जाता है। सर्ब कर क्या लगाया जाता है? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर कि उद्योग पर। तो जो सर्ब कर है वो किस पे लगाया जाता है? सिंचाई के ऊपर लगाया जाता है। इरिगेशन टैक्स होता है जो कि 10% लगाता जाता है। ठीक है। अगर मैंने आपको पढ़ाया था हके खर, हके शर्ब और हासिले शर्ब, मैंने दो टर्मोलॉजी पढ़ाई थी। ठीक है। हके शर्ब और हासिले शर्ब। ठीक है। तो हके शर्ब और हासिले शर्ब ये क्या है? ये दोनों इरिगेशन टैक्स है जो कि कौन लगाता है? जो कि फिरोज शाह तुगलक लगाने का काम करता है अपने शासन काल में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये सर्व कर किसने लगाया, किस सुल्तान ने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है हके शर्ब या फिर हासिले शर्ब। ठीक है। तो जैसे सभी लोग जानते हैं कि जैसे एक कर होता है खराज, तो खराज के साथ 10% टैक्स, इरिगेशन टैक्स जिसको सर्ब कहते हैं, वो भी लिया जाता है। ठीक है। तो खराज प्लस 10% मोर टैक्सेस लिया जाता था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के काल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्ब टैक्स वर लिव्ड ऑन इरिगेशन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इरिगेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में दीवाने आमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने जो पढ़ाया था आपके पास कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए। ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन क्या है हमारे जो हमने कराया था उससे आए हुआ है। ठीक है। मेरे आप 6 वीडियोस पड़े हुए हैं, आप 6 वीडियोस को जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ 35 क्वेश्चन पक्का। ठीक है। चलिए, सल्तनत काल में दीवाने आमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवाने आमीर को ही जो विभाग है वो कृषि से संबंधित है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने आमीर को ही वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किसने किया था? डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहलों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो कौन था? द सुल्तान ऑफ दिल्ली हुई फेमस फॉर बिल्डिंग द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ केनाल इंडिया वॉज। उनका क्या नाम था? उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था जो कि भारत में बहुत बड़ी मानी जाती हैं। ठीक है। उसमें से 2 नहरों का नाम मैं लिखवा देता हूँ। राजवही एक था, उसको कहते थे राजवही। एक मिनट। 2 नहरों में से टोटल 5 नहरें बनवाई थी इरिगेशन के लिए। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। उसमें से फिरोज शाह तुगलक में 2 फेमस हैं, एक है राजवही और एक नहर का नाम है उलू खानी। ये 2 नहरें फिरोज शाह तुगलक की बहुत फेमस है। कई बार पूछा जाता है राजवही और उलू खानी किन की नहर है? ये नहरें किसने बनवाई हैं? ये नहर बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। चलो, शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी, किससे प्रभावित थी? शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी व इन्फ्लुएंस बाय मीर जुमला, महमूद गवान, शाइस्ता खान या फिर मलिक अंबर। ठीक है। तो शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी मलिक अंबर से। ठीक है। किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर से प्रभावित थी। ये क्वेश्चन भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो इसका आंसर आ जाता। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मलिक अंबर। ठीक है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला हमने क्वेश्चन कराया है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। तुलसीदास ने किताब लिखी रामचरितमानस।
इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? मैंने पढ़ाया है, इसमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? इब्राहिम लोडी गुलाम वंश का नहीं था। इब्राहिम लोडी लोडी डायनेस्टी का क्या था? सुल्तान था। आंसर हो जाएगा डी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुम्मिलित है? सही सुम्मिलित है निम्नलिखित में से कौन? तो बाबर ने किताब लिखी तुजुकी बाबरी, ये जो है ये क्या है? सही है। ठीक है, ये जो है क्या है? सही है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। तारीखे शेर शाही लिखी है अब्बास खान शेरवानी ने। तबकाते अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। चलिए, तो कौन सी किताब किसने लिखी है आपको वो बताना है। ठीक है, ये जो नाम लिखे हैं गलत लिखे हैं। ठीक है, इन लोगों ने किताब नहीं लिखी है। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। तारीखे शेर शाही लिखी है अब्बास खान सरवानी ने। तबकाते अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, सिर्फ जो ये ऊपर वाला ऑप्शन है ए वो सही है। बाबर ने कौन सी किताब लिखी है? बाबर ने लिखी है तुजुकी बाबरी। ठीक, चलो, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असल की उपाधि प्रदान की गई? नादिर उल असल की उपाधि प्रदान किसको की गई थी? मंसूर को प्रदान की गई थी। उस्ताद मंसूर, इनका पूरा नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर को प्रदान की गई थी कौन सी उपाधि? यही वाली। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उस्ताद मंसूर को बर्ड्स का बहुत अच्छा पेंटर माना जाता है। इसके साथ साथ एक और पेंटर थे, इनका नाम था अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उल जमा का टाइटल दिया गया था। नादिर उल जमा, नादिर उल जमा। ठीक है, नादिर जमा का टाइटल किसको दिया गया था? अबुल हसन को दिया गया था। ये दो फेमस टाइटल हैं जो दिए गए थे। ये दिया गया था उस्ताद मंसूर को। नादिर असर का टाइटल दिया गया था किसको? उस्ताद मंसूर को। और अबुल हसन को टाइटल दिया गया था नादिर उल जमान का। क्या दिया गया था? नादिर उल जमान का टाइटल दिया गया था। ठीक है, चलो, अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो ये वाला पूछा जा सकता है। अबुल हसन को कौन सा टाइटल दिया गया था? या नादिर जमान का टाइटल किसको दिया गया था? तो अबुल हसन को दिया गया था। ठीक है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन बहुत दो फेमस पेंटर थे जहांगीर के शासनकाल के। मुगल चित्रकार किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? गोल्डन पीरियड पराकाष्ठा मतलब हाईएस्ट टॉप पे कब पहुंची? During whose region did मुगल पेंटिंग रीच इस पीक? मुगल पेंटिंग जहांगीर के काल पे क्या हुई? सबसे ज्यादा ऊपर पहुंची, टॉप पर पहुंची। चलिए, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? राठौर, सिसोदिया, कछावा या फिर चौहान? ठीक है, तो कछावों ने क्या किया? कछावों ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसके साथ? कछावों ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए इनके साथ। जोधाबाई जो थी वो क्या थी? कछावा राजपूत हुआ करती थी। ठीक है, अब कछावा राजपूत में आपको नाम मिलेगा राजा भारमल का। राजा भारमल। ठीक है, तो राजा भारमल 1562 में जब अजमेर की यात्रा पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाने के लिए अकबर निकलता है, तो रास्ते में राजस्थान में जब पहुंचता है तो कछावा राजपूत राजा भारमल रास्ते में मिलते हैं और अपनी बेटी जोधाबाई का वो देते हैं, मतलब तोहफा, एक वो कहते हैं उसको, इनविटेशन देते हैं। ऐसा बात करते हैं कि आप मेरी जो पुत्री है जोधाबाई उससे शादी कर लीजिए। ठीक है, तो ये वही घटना है। तो पहले राजपूत कौन थे? कछावा राजपूत थे, जिन्होंने मुगलों के साथ क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? Who was the commander of महाराणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ लड़ रहे थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। क्या नाम था? उनका नाम था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर एक अफगान हुआ करते थे। ठीक है, जो किस साइड से थे? जो कि साइड महाराणा प्रताप के साइड से थे। ठीक है, तो अकबर के साइड से राजा मान सिंह थे, वो हिंदू है, अकबर मुस्लिम है। ठीक है, और यहां से कौन था? यहां से महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सूर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, हकीम खान सूर अफगान हुआ करता था। सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हुमायूं। हफ्ता जो सप्ताह के हर दिन अलग अलग कपड़े कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था, सभी को पता है। चलिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपाना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने कारण हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये पीवाईक्यू में था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? हुमायूं हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह लाइब्रेरी से गिर के हुई थी। मैंने बताया था शेर मंडल जो हुआ करता था वहां से, उसकी लाइब्रेरी का नाम शेर मंडल था, वहीं से गिरा था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा का युद्ध में, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी मैंने पढ़ाया है अच्छे तरीके से। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह भी मैं पढ़ा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे। सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सलीम चिश्ती रहते थे, सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। द फेमस सेंट सलीम चिश्ती लिव इन फतेहपुर सीकरी। आंसर हो जाएगा सी। इसको बहुत सोचने वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी एकदम बच्चों वाला। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में चिश्ती संप्रदाय प्रथम सूफी संत कौन थे? चिश्ती संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे शेख म्यूनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? शेख म्यूनुद्दीन चिश्ती नाम था। आंसर हो जाएगा ए। द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ चिश्ती सेक्ट इन इंडिया वाज शेख म्यूनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? गुरु नानक का जन्म स्थल नलकंडा, ननकाना, तलवंडी, इसको रावी नदी के किनारे माना जाता है। तो ननकाना तलवंडी, इसको तलवंडी भी कहा जाता है। मॉडर्न डे पाकिस्तान में जगह पड़ती है ननकाना साहब या तलवंडी कहा जाता है उसको। वहां पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था गुरु नानक का। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, यही हुबहू क्वेश्चन पढ़ाया, जाके चेक कर लेना। चलो ये भी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? गीतावली, कवितावली, गीतावली कवितावली उन्होंने लिखी है। विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। साहित्य रत्ना उन्होंने नहीं लिखी है, साहित्य रत्ना सूरदास ने लिखी है, ठीक है। साहित्य रत्ना किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। तो इसमें से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? साहित्य रत्ना सूरदास की रचना है, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। चलो रामचरित नामक ग्रंथ की रचना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भाई तुलसीदास ने किया है यार, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर क्या होगा इसका? तुलसीदास हो जाएगा। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग टोटल क्या किए गए? स्थापित किए गए। 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएगा आंसर इसका। चलिए बीजक का रचयिता कौन है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता है कबीर। कबीर के शिष्य हुआ करते थे भोगुदास। भोगुदास ने क्या किया है? संकलन किया है बीजक का। चलो निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने 1503-1504 में। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया है, कम से कम मैंने अपनी वीडियोस में 6 वीडियोस में कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन कराया होगा। चलो 10 बार एक और क्वेश्चन कराया है, ये वाला भी बता दो, ठीक है। 10 बार ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ाया है। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। ड्यूरिंग व्हिच रीजन डिड इब्न बतूता कम टू इंडिया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये वाला क्वेश्चन भी 10 बार से अधिक मैं करा चुका, मुझे याद आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसमें भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। Who among the following was the first sultan to introduce टोकन करेंसी इन इंडिया? टोकन करेंसी भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया सबसे पहली बार? तो टोकन करेंसी को भारत में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, ठीक है। क्या नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक नाम हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने पढ़ाया था, मुनियरों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता है, इसी वजह से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, मुनियरों का राजकुमार। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़े कम लोग बता पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडावर स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? ठीक है, पीडीएस सिस्टम किसने स्टार्ट किया भारत में? किस मुगल मतलब किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जैसे आज पीडीएस सिस्टम है उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत में पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कई लोग फिरोज शाह तुगलक को भी मार सकते थे ऑप्शन में, ठीक है।
उनको डाउट होगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा कि फिरोज शाह तुगलक होगा। आंसर इसका क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलो, घड़ी अथवा ग्रह कर किसने लगाया था? मैंने पढ़ाया है यही सेम क्वेश्चन। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, घड़ी टैक्स मतलब हाउस टैक्स होता है, ग्रह कर मतलब, सॉरी क्या लिखा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। घड़ी और हाउस टैक्स, हाउस टैक्स मतलब घर पे टैक्स लगाया जाता है, और घड़ी एक टैक्स लगाया जाता है जो काउस के ऊपर लगाया जाता है, टैक्स ऑन काउस। चलिए, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है। ये वाला भी सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में कराया है, चेक कर लेना जाके। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया? नौरोज त्योहार मतलब ये कहां से लिया गया था? जोरास्ट्रियन से लिया गया था, पारसियों से लिया गया था त्योहार, जिस त्योहार का नाम था नौरोज त्योहार। नौरोज त्योहार किसने आरंभ किया? गयासुद्दीन बलबन ने आरंभ किया था। ये नौरोज होता है, नौरोज मतलब न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है। ये पारसी से लिया गया था, और इस्लाम में इसको नॉन इस्लामिक माना जाता है, लेकिन फिर भी बलबन ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था, मैंने पूरी कहानी तुम्हें समझाई अच्छे से। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी स्थानांतरित की? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अपनी राजधानी शिफ्ट की थी किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से कहा की? दिल्ली की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपनी जो कैपिटल है वो क्या किया? शिफ्ट किया। Who among the following sultan or sultan period first shifted his capital to Delhi? आंसर हो जाएगा इसका इल्तुतमिश। क्लियर? चलिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? After the invasion of Taimur, the rule of which dynasty was established in India? लोडी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? सभी को आंसर पता है, सैयद वंश। खिजर खान का पहला यहाँ पे क्या था? शासनकाल था। सैयद वंश का शासनकाल सभी को पता है, 1414 से लेकर के 1451 तक का रहा है। ठीक है, शासक का नाम खिजर खान। पहले खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, नाम याद होना चाहिए सबको। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? व्हाट इज दारुल शफा? व्हाट वाज द दारुल शफा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक? तो एक खैराती अस्पताल होता था जिसको हम क्या कहते थे? एक चैरिटेबल हॉस्पिटल कहते थे। ठीक है, तो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल स्थापित करने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको, दारुल शफा पढ़ाया था मैंने। एक डिपार्टमेंट पढ़ाया था दीवाने खैरात, जिसमें जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शादी करवाने का काम करता है फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों डिपार्टमेंट्स किसने बनवाए थे? ये दोनों डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। एक खैराती अस्पताल, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी भाषा का प्रयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following Bhakti sent for use हिंदी टू प्रोपोगेट हिज मैसेज? हिंदी यहाँ पे है तो दादू कबीर क्या हो जाएगा? रामानंद हो जाएंगे। सबसे पहले हिंदी का अपने जो वर्ण मतलब अपनी जो लिटरेचर होता है काव्यों में अपने सबसे पहले हिंदी का उपयोग करने वाले कौन थे? रामानंद थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा गलत है? बहादुर शाह गुजरात का शासक है, सही है। रजिया सुल्ताना दिल्ली की है, भाई हमें पता है। बाज बहादुर मालवा का शासक है, सही है। चांद बीवी अवध की नहीं है, चांद बीवी अहमदनगर सल्तनत की है। तो यहाँ पे क्या होगा? चांद बीवी अवध है, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या बताना है? सुमलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, चांद बीवी कहाँ की थी? अहमदनगर सल्तनत की थी। इन्होंने अकबर से लड़ाई की थी, सबको याद है। 1595 से लेके 1600 तक अकबर से क्या लड़ा था? उन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, आपको युद्ध भी पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? सबसे कम समय तक शासन किया खिलजियों ने। ठीक है, खिलजियों का शासनकाल सबसे कम वर्ष का हुआ करता था। खिलजियों का जो शासनकाल था वो 1290 से लेकर के 1320 तक का था। तो 1290 से 1320 कितना होगा बताओ? 30 साल हो जाएगा। ठीक है, सैयद वंश कब तक का था? 1414 से लेके 1451 तक का था। अब 14 से 14 में 1451 को माइनस करोगे तो 37 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, हाँ 4 उसमें हो गया, हाँ 37 ईयर्स ही होगा। देखो 30 साल इसमें हो गया, 37 साल इसमें हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। सबसे कम समय तक किसने किया था? खिलजी वंश ने किया था। चलो, आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। आमिर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में हुआ था। इसको मॉडर्न डे कासगंज में कहा जाता है।
Where was आमिर खुसरो born? आमिर खुसरो का जन्म हुआ था एटा कासगंज उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा एटा। ठीक है, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? Who among the following did not contribute to the construction of the कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, फिरोज शाह तुगलक थे, इसके बाद सिकंदर लोडी का भी नाम था। तो कौन इसमें है? इसमें अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किससे अकबर के स्वयं मारा था? अरे भाई, अकबर ने किसे स्वयं मारा था? Who among the following was killed by Akbar himself? तो अगर आपने वो जोधाबाई वाली सीरीज देखी है तो आपने देखा होगा अधम खान को क्या करता है अकबर, छत पर से फेंकवाता है नीचे। तो एक बार नीचे फेंकवाता है तो नहीं मरता, दूसरी बार फिर नीचे फेंकवाता है, तब जाके मृत्यु होती है अधम खान की। तो अधम खान को मारा था। ठीक है, कहा जाता है अकबर का प्रधानमंत्री था अदगा खान। अदगा खान की मौत अधम खान की वजह से हुई थी, इसीलिए अकबर ने अधम खान को क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, मुझे याद आ रहा है। तोंदरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तोंदरमल में भू राजस्व लैंड रेवेन्यू के क्षेत्र में क्या की? ख्याति हासिल की थी। इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे तोंदरमल बंदोबस्त या फिर एने दैशाला। ठीक है, तो मैं पढ़ा चुका हूं। एने दैशाला या तोंदरमल बंदोबस्त कौन लेकर आया था? राजा तोंदरमल लेकर आए थे। किससे संबंधित थे? भू राजस्व से। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से क्या थे? वो सम्मिलित थे। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? अकबर ने दीन इलाही का संपथन किया 1582 में। ठीक है, 1582 में क्या हुआ? 1582 में अकबर क्या करते हैं? दीन इलाही की स्थापना करते हैं। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया ये। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पर? सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सिकंदरा। आगरा के पास एक जगह पड़ती है सिकंदरा, वहां पे अकबर का मकबरा है। अकबर के वैसे मैंने बताया था 5 मकबरे थे, उसमें से 4 फेक है, एक असली है केवल। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस और भारत आया था, शासनकाल किसका था? जहांगीर के शासनकाल में आया था, 1615 से 1619 के बीच में आया था। ठीक है, 2 लोग आए थे, सर विलियम हॉकिंस आए थे और सर थॉमस रो आए थे। सर विलियम हॉकिंस 1609 से 1611 के बीच में आए थे और सर थॉमस रो 1615 से 1619 के बीच में आए थे। ठीक है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? Who built a famous जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आंसर हो जाएगा इसका शाहजहां। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। रिपीटेड क्वेश्चन है, आराम को। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत या फिर दाबिर कहा जाता था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। क्या कहा जाता था? सुमंत या फिर दाबिर कहा जाता था। सुमंत या फिर दाबिर कहा जाता था फॉरेन मिनिस्टर को। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। मराठा प्रशासन में क्या था? अष्टप्रधान की क्या थी? मंत्री परिषद थी। ठीक है, देयर वाज द काउंसिल मिनिस्टर नेम एज अष्टप्रधान द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आंसर हो जाएगा इसका। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? कौन सा सही सुमलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद खुलदाबाद सही है, शेख मोहम्मद हुसैन गुलबर्गा सही है। इनको घेसु दराज भी कहा जाता था। घेसु राज, घेसु दराज, सॉरी राज कह दिया, घेसु दराज भी कहा जाता था। इनका कहाँ पे इनकी कब्र है? गुलबर्गा में। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र है वो दिल्ली में है, मुल्तान में नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहां पर है? शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र है दिल्ली में। ठीक है, मुल्तान में नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था, याद है? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहारवादी संप्रदाय के थे। मैंने बताया था, ये क्वेश्चन सेम कराया था। मैंने बताया था कि शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे अमीर सूफी संत माने जाते हैं मध्यकालीन भारत के। इनको इल्तुतमिश ने शेख इस्लाम की उपाधि दी थी। यही सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, चेक कर लेना जाके वीडियो में मेरे।
शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? सेम क्वेश्चन पढ़ाया हूं। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास नाम था। शिवाजी के दो गुरु थे, एक पॉलिटिकल गुरु थे रामदास, और एक वो थे क्या कहते हैं, सॉरी, एक धार्मिक गुरु थे इनका नाम रामदास था, एक पॉलिटिकल गुरु थे जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रामदास हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमा बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमा बानो बेगम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, क्या था? अर्जुमा बानो बेगम था। ये सब इनके बारे में, अर्जुमा बानो बेगम के बारे में किताब है। इस किताब को नाम है इकबाल नामा जहांगीरी। इकबाल नामा जहांगीर लिखा है मुस्तैद खान ने। उस किताब में अंजुमा बानो बेगम या मुमताज महल के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, बटाई मतलब होता है लगान निर्धारण का तरीका। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। बटाई का मतलब होता है मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ द रेंट। ठीक है, मतलब जो रेंट है, जो टैक्स है, उसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, पीसेंट को कितना मिलेगा और गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। ठीक है, सरकार को, पीसेंट को कितने लगान कितना होगा, उसमें कितना डिवाइड होगा, गवर्नमेंट कितना मिलेगा, पीसेंट को कितना मिलेगा। ठीक है, वो डिवाइडेड होता था। चलो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक या फिर आमिर खुसरो? आमिर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, गलत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट? आंसर हो जाएगा इसका आमिर खुसरो। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करा दिए अभी तक जिसके पेपर्स हो गए हैं। बहुत अच्छा है। कितने आपके स्कोर बने उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। ठीक है, 50 में से आप कितने आए, 30, 35, 40, 45, कितने आपके सही हो रहे हैं मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। और तहे दिल से सबका धन्यवाद एट द लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। वी हैव अ वेरी गुड व्यूज, हमारे इतने अच्छे व्यूज गए, आपने वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया, कमेंट किया, सबको बहुत 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 थैंक यू मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू मेरी तरफ से, मैं थैंक यू बोला हूँ सभी अपने व्यूअर्स को जितने भी लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, ऐसे ही प्यार अपना हमारे जो चैनल है टारगेट सेमेस्टर, टारगेट गुरुकुल के बनाए रखिए। ठीक है, चलिए इसी को एंड करते हैं आज के सेशन को। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी लोग मैं देगा सुनने, थैंक यू सो मच, बाय।